गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो बेसिकली 9th क्लास के बच्चों के लिए है। और गाइस आप लोग 8th क्लास तक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ते थे, या यूँ कहें कि बहुत ही बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते थे। बट क्लास 9th से आपका ये सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का हो जाता है। और जिस तरीके से आप लोग 8th क्लास तक चीज़ों को रिवाइज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे, सेम उसी तरीके से ही करना है आप लोगों, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करते हुए, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए। और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। और स्पेशली अगर आप लोग इस 9th क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे मैथमेटिक्स को लेके, तो आने वाले 3 साल, अगले 3 साल के लिए मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाली है। और मेरे एक्सपीरियंसेस में कि 9th to 12th क्लास के अंदर थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड वाइज कहूँ कि 9th क्लास का मैथमेटिक्स हल्का सा हार्ड लगने वाला है, यह स्टैंडर्ड वाइज लगने वाला है, बिकॉज ऑफ कि 9th क्लास में जो आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट होती है, सोच होती है, वो 8th क्लास से चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा 9th क्लास के अंदर, आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप लोग चीज़ों को समझना लग जाएंगे। उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैथमेटिक्स वैसे तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन चीज़ मैथमेटिक्स में जो देखी जाती है वो होती है प्रैक्टिस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पर, इक्वल टाइम देकर अपने मैथमेटिक्स का डेली प्रैक्टिस किया, तो ये आपके लिए बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आपको 9th क्लास का एक जो पेपर पैटर्न होता है, एक जो चैप्टर वाइज वेटेज होती है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम आपको एक चैप्टर का स्टार्टअप देंगे। तो बेसिकली आप लोग जब 9th क्लास के अंदर एंटर्ड होते हो तो सभी सब्जेक्ट आपके लिए ऑलमोस्ट नए होते हैं। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं जो आपने 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं, बट थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ जाता है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं गाइस जो कि आप लोगों ने 8th क्लास तक भी पढ़े हुए हैं, बट उन्हीं का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आपने 8th क्लास में एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का चैप्टर पढ़ा है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक चैप्टर पढ़ा है। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ भी मिलने वाले हैं, और यहाँ पर भी इनका हल्का सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है बेसिकली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर वेपन का काम करेगा आपके लिए। और जब तक आप प्रैक्टिस में हैं तब तक मैथमेटिक्स आपकी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तक आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरीके से मैथमेटिक्स भी आपकी होके रह जाती है। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए कि अब तक आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं बार बार प्रैक्टिस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आएगा यस कि हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े थे और वो नवंबर दिसंबर होते होते हम लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं या थोड़ा बैक साइड में चले जाते हैं। तो इस वजह से गाइस हम लोग उसको दोबारा जब रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो फिर से उतना ही टाइम लगाना पड़ता है। तो जब भी बीच बीच में आपको टाइम मिलता रहे, कुछ वीकेंड्स आ जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं कि आपके पास बर्डन कम है स्टडी का, तो फट से पीछे वाले चैप्टर्स को आपने रिवाइज़ कर लिया। तो बेसिकली है क्या कि आप लोग जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक ये आपके साथ रहेगा। वैसे तो हर सब्जेक्ट में ऐसा है, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सबसे पहले 2 से 4 मिनट लगा के आप अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, और कौन सा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको इस चैप्टर वाइज वेटेज से समझ में आ जाएगी। और क्योंकि आपका इस बार से 9th क्लास का जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है 8th क्लास से, तो 9th to 12th क्लास का पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को ये समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट कि पेपर वेटेज क्या है। मैथमेटिक्स कोड है ये, पे मैथमेटिक्स का हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। तो मैथमेटिक्स का कोड है 041। यूनिट वाइज वेटेज की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं और उस यूनिट्स के अंदर चैप्टर मर्ज होते हैं। कई बार होता है कि सिंगल चैप्टर्स होते हैं, कई बार होते हैं 2-4 चैप्टर्स से मिल के एक यूनिट बनती है। तो गाइज़ यूनिट नंबर 1 में नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर का नाम भी है और ये यूनिट का नाम भी है। तो उसके अंदर केवल एक चैप्टर कंटेन होता है, एक ही चैप्टर इसके अंदर आता है, और वो 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करनी है स्टार्टिंग से कि कौन से चैप्टर में कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और फिर किस में कम लेवल की मेहनत करनी है। चैप्टर्स के कंटेंट को देखते हुए भी आप लोग इस तरह से
फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइस नंबर सिस्टम एक छोटा सा चैप्टर है और 8 मार्क्स का है, काफ़ी कुछ आता है इसके अंदर से। खास बात इस चैप्टर की क्या है कि इसके अंदर से एनसीईआरटी के अलावा आपको जो रेफरेंस बुक हम लोग कराएंगे उस बुक में से भी काफ़ी कुछ आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अलजेब्रा, एक टॉपिक है। अलजेब्रा में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं 8th क्लास तक, तो ये चैप्टर आपको आसान लगने वाला है। इसमें 2 चैप्टर हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सेकंड पॉलिनोमियल, शायद हम पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था 8th क्लास के अंदर, यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, इसमें भी आपको लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर 4 मार्क्स का चैप्टर है, कुछ नहीं। तीसरा चौथा चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं जिनको आपको, अगर आप इन 2 यूनिट 3 यूनिट्स को एक साथ देखते हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन 3 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 29 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है अलजेब्रा के अंदर। मैं तीनों को अलजेब्रा के अंदर काउंट करता हूँ बेसिकली। तो गाइज़ ये 3 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस 9th क्लास के अंदर। नेक्स्ट ज्योमेट्री, द मेन बिग पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 से लेके 10 तक के प्योरली ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स हैं। इसमें आपके पास लाइन्स एंड एंगल है, इसमें आपके पास ट्रायंगल है, इसमें आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपके पास एरिया ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का है, इसमें आपके पास सर्कल है। तो ये 6 से लेकर 10 तक का प्योरली ज्योमेट्रिकल चैप्टर है। ज्योमेट्री के बारे में स्पेशली एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग या मेरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को करीब 70-80% बच्चे ज्योमेट्रिक पार्ट को करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इस वजह से उनको ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर यूनिट बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पर्सनली फ़ील करूँ, मैं पर्सनली बात करूँ, तो मुझे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आसान लगता है। बिकॉज़ इसमें करीब ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रूविंग करने की होती हैं, और प्रूविंग करने वाली चीज़ें ज़्यादा सिंपल होती हैं, ज़्यादा आसान होती हैं अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट। तो गाइज़ ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, 28 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। और 5 to 11 चैप्टर, 5 चैप्टर बहुत ईजी है, 11 चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें 6 to 10 चैप्टर प्योरली ज्योमेट्रिक के चैप्टर्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ये एक यूनिट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ी सी दिक्कत देने वाली यूनिट है आपको ये इस 9th क्लास के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैंचुरेशन ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास 8th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। मैंचुरेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है इस साल, पढ़ा तो आपने ऑलरेडी। उसके अंदर क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन, सिलेंडर सब पड़ा हुआ है। तो उन्हीं चीज़ों का इसके अंदर और मिक्सअप और थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो एक वो पढ़ना है। एक आपके पास एक ट्रायंगल से रिलेटेड ही चैप्टर है जिसको हेरोन्स फॉर्मूला कहा गया है, बट ये आपको एल्जेब्रिकल पोर्शंस में आता है, मेंचुरेशन पोर्शन में आता है। तो ये 2 चैप्टर मिला के 13 मार्क्स कंटेन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 नए चैप्टर हैं। 8वीं क्लास में भी थोड़ा सा मुझे याद है कि एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी के अंदर है, स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट 8th क्लास के अंदर है। तो बहुत आसान होते हैं ये। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको याद हो तो आपने लास्ट ईयर बार ग्राफ बनाए होंगे, हिस्टोग्राम बनाया होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई होगी। तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर आपको दोबारा से मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक पूरा एक्सरसाइज है। अगर आज आपकी कोई क्लास नहीं हो रही है, आज आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, तो चैप्टर नंबर 14 का 14.2 आप खुद से कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सभी बच्चों को आता है, ये हर एक बच्चे को ये टॉपिक आता है, किसी को कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 14 का 14.2 अगर आप अभी अपनी एनसीईआरटी की बुक से निकालते हैं तो आप देखेंगे कि अरे ये तो आपको ऑलरेडी आता है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी जो आपने 8वीं क्लास में किया था। तो गाइज़ बहुत ही आसान टॉपिक है। थोड़ा सा जो फोकस करने वाले बात है वो है आपकी प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। सबसे मेन बात आपको याद रखनी है, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि यहाँ से 9th क्लास से आपका फॉर्मेशन होता है, आपका फाउंडेशन होता है अप टू 12th क्लास के लिए। 10th और 12th में आपको इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरे कंपैरिजन में, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे आसान होता है 10th और 12th में मार्क्स लाना, और ये तभी पॉसिबल है जब 9th क्लास के अंदर आपकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही होगी। तो गाइज़ ये वेटेज है आप लोगों का, ये टोटल 80 मार्क्स कंटेन करते हैं। पेपर आपका जो मार्च में होने वाला है, वो मार्च में एग्ज़ाम जो होगा वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और इन सभी चैप्टर्स को मिला के होगा।
कुछ टाइम पहले तक आपका यूनिट वाइज आता था, तो ये सब इस कई 2-3 सालों से हट गया है। तो बेसिकली आपका जो ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट टू 15 चैप्टर सभी के सभी की वेटेज यहाँ पर यूनिट वाइज दे दी गई है। तो ये आपके 80 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपको ये यहाँ पर कवर कराएगा। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट होता है आपका। इंटरनल असेसमेंट पूरे साल थ्रू आउट द ईयर चलता है। वो थ्रू आउट द ईयर आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझते हैं ज़रा। एक आपके पास पेन पेपर टेस्ट होता है। पेन पेपर टेस्ट बेसिकली हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ पेपर पेन टेस्ट 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, इस टाइप से होते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि पेन पेपर टेस्ट 5-5 मार्क्स के, जितने भी मार्क्स के हों उनको 5-5 मार्क्स में सिंक्रोनाइज़ कर लिया जाता है। उनको 20 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, 30 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, 50 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये स्कूल का अपना खुद का क्राइटेरिया होता है। तो कहा जाता है कि आपके स्कूल में जितने भी थ्रू आउट द ईयर जितने भी टेस्ट्स हो रहे हैं, जिनको आप पीरियोडिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको आप साइकिल टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको आप एक यूनिट टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये सभी के सभी टेस्ट आपके जितने भी मार्क्स के हैं उसमें से 2 टेस्ट को काउंट कर लिया जाएगा। 2 टेस्ट को काउंट कर लिया जाएगा। 5-5 यानी कि 10 मार्क्स कंटेन करेंगे, और उस 10 मार्क्स में से कितने आएंगे आपको ये उस पेपर में पता लगेगा। इसमें कुछ स्कूल ऐसा भी करते हैं, सपोज़ आपके 4 एग्ज़ाम हुए, 5-5 मार्क्स के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिल गए। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पेपर में फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 4 मार्क्स आए आउट ऑफ 5, दूसरे पेपर के अंदर 5 आउट ऑफ 5, तीसरे पेपर के अंदर 3 आउट ऑफ 5, एंड एक में आपके पास 0/0 आउट ऑफ 5। ये 4th में आए, ये 3rd में आए, एंड दिस। तो इन सब में, इन चारों में सपोज 4 टेस्ट हुए आपके, इन चारों में जो 2 बेस्ट मार्क्स हैं वो आपके यूज़ किए जाएंगे, वो आपके 5 मार्क्स में से लगेंगे। तो आपके 2 बेस्ट मार्क्स ये हैं, 5 में से 4 एंड 5 में से 5, इन दोनों को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो कुछ स्कूल ऐसा भी करते हैं, बट ये जैसे जैसे आप स्कूल जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्कूल में क्या क्राइटेरिया है इसका। इसके ऊपर मैं कुछ खास बात नहीं बोलूँगा, बट याद रखना कि 2 पेपरों के मार्क्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो गाइज़ उसके बाद होता है पोर्टफोलियो बेसिकली आपका स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी कॉपीज़ होती हैं, आपकी अटेंडेंस होती हैं, उनसे रिलेट करता हुआ ये एक पोर्टफोलियो बनता है। उसमें आपके 5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद लैब मैनुअल या लैब प्रैक्टिकल बोलते हैं इसको। कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स काउंट होते हैं। किसी स्कूल में वाइवा वगैरह हो जाता है तो वो काउंट हो जाते हैं। कुछ स्कूलों में मॉडल बनाने को दिए जाते हैं तो वो आपके काउंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 5 मार्क्स लैब प्रैक्टिकल या लैब मैनुअल के होते हैं। तो ये आपका सेम क्राइटेरिया रहने वाला है 9th में, यही सेम क्राइटेरिया रहने वाला है 10th के अंदर। बस यूनिट की वेटेज चेंज हो जाएगी और उसमें एक बोर्ड का स्टैंडर्ड भी हल्का सा चेंज होगा। तो वो बात की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गाइज़ ये आपका इस बार का मेज़रमेंट है, ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फ्रेमवर्क तैयार करना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको सोचना है कि किस तरीके से किन चैप्टरों को हम कितनी अच्छे तरीके से पढ़ें और उनका कितना वेटेज पेपर के अंदर है। यहाँ पर सब कुछ 80 मार्क्स में आया, ये सारा कुछ आपके हाथ में। और साइमल्टेनियसली आपको उसी टाइम पर स्कूल में भी सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली ये 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से आपको मिलने वाले हैं और ये टोटली 80 मार्क्स ये आपके हाथ में। तो थ्रू आउट द ईयर आपको अपने हर सब्जेक्ट, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कमांड इसी तरीके से बना के रखनी है। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों का यही, सभी सब्जेक्ट्स का यही क्राइटेरिया है, 80-20 80-20 80-20 इसी टाइप का क्राइटेरिया है। तो इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बनानी है, अच्छे से पढ़नी है। तो गाइज़ मेरा स्टार्टिंग वीडियो है 9th क्लास के लिए, आप लोगों के लिए। तो जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं आगे की सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे। जब तक हम लोग अभी रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब तक आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जब भी, बस एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप इस वीडियोज़ को देखें तो आपके पास देखते वक्त पेपर, पेन और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। बुक, नोटबुक और पेन प्रैक्टिस के लिए आपके हाथ में होनी चाहिए। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग आगे बढ़ेंगे और तब वो आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो शायद, मैं ये भी मानता हूँ कि शायद आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप वीडियो से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो स्पेशली ये मैंने जो आपका फॉर्म तैयार किया है, ये आपकी प्लानिंग के लिए तैयार किया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस।